हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं जगत कवक के बारे में, है ना। जगत कवक के मुख्य लक्षण, उसके वृद्धि, उसके आवास, है ना, स्वभाव के बारे में हम आप पढ़ेंगे। तो मैं बता दूं कि जगत जो है ना, इसके वर्गीकरण जो आधुनिक वर्गीकरण हुआ है जीवमंडल में, तो उसमें यूकैरियोटिक कोशिका वाले जो बहुकोशिकीय जीव हैं, हरित लवक वाले जो विहीन है, हरित लवक से विहीन हैं, और विषम पोषी पोषण करता हो, जिसकी कोशिका भित्ति युक्त हो, है ना, जिसमें कोशिका भित्ति युक्त हो, जिसकी जो शरीर हो, है ना, सुखाए शरीर वाले हों, लेकिन जो जीव हों परजीवी भी हो सकते हैं अथवा मृतोपजीवी भी हो सकते हों, और बीजाणुओं द्वारा जो जनन प्रक्रिया करते हैं, उन्हें कवक जगत में रखा गया है। हमने जितना यहाँ बताया उन सभी को कवक जगत में रखा गया है, लेकिन एक अहम बात कहा गया कि द्विजगत वर्गीकरण के अनुसार क्या कहा गया कि पादप जगत को एक प्रभाग के रूप में, जिसमें पेड़ पौधे आते हैं, है ना, उनको समान गुण वाले जो एक कोशिकीय जीव थे, समान गुण वाले एक कोशिकीय जीव को प्रोटिस्टा जगत में रखा गया था। और इनके तादाद, जो कवकों की तादाद है, वो 1 लाख के आर पार उनकी जो जातियाँ थी फैली हुई थी, इसलिए वह सर्वव्यापी था। और कवकों का जो मुख्य अध्ययन किया जाता है माइकोलॉजी कहलाता है। कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी कहलाता है। आइए मैं आपको बता दूं उसके जो मुख्य लक्षण है किस प्रकार से हैं। पहला जो लक्षण कहता है वो यह क्या होना चाहिए? यूकैरियोटिक बहुकोशिकीय जीवधारी होते हैं, ठीक है, जिनमें विषमपोषी पोषण पाया जाता है। इनकी जो पर्णहरिम का अभाव होता है, इसमें हरित लवक पर्णहरिम का अभाव होता है। दूसरा पॉइंट कहता है कि इसका जो शरीर होता है तंतुओं से बना होता है, और प्रत्येक तंतु को, माने एक एक तंतु को कवक तंतु कहा जाता है। अगर वे समूह में हैं तो उन्हें कवक जाल के नाम से जाना जाता है। अगर अकेले हैं तो कवक तंतु, और एक साथ है तो कवक जाल कहा जाता है। अगला जो पॉइंट है, इनकी जो कवक तंतु होती है, मीन्स एक एक जो तंतु है कवक तंतु, बहुकोशिकीय या समकोशिकीय या पट्ट रहित नाभिकीय, बहुनाभिकीय, है ना, अर्थात जो बहुकोशिकीय भी हो सकते हैं और समान कोशिकाओं वाले भी हो सकते हैं, तथा उनकी जो पट्ट रहित अर्थात उसमें पट्टिका नहीं पाई जाएगी, और उनके नाभिक क्या होंगे? बहुत सारे होंगे, है ना, इस प्रकार से पाए जाएंगे। और अगला जो पॉइंट है, इनकी जो कोशिका भित्ति बनी होती है वो फंगल सेल्यूलोज की बनी होती है और साथ में काइटिन की बनी होती है। उनमें फंगल सेल्यूलोज और काइटिन आपस में मिले होते हैं, और उन दोनों के मिलन से कोशिका भित्ति का निर्माण होता है। अगला जो पॉइंट कहता है कि विषमपोषी होते हैं। हमने ऊपर पढ़ा कि ये विषमपोषी होते हैं, है ना, कि इनकी प्रजाति क्या होते हैं? कुछ प्रजाति परजीवी भी होते हैं और कुछ प्रजाति मृतोपजीवी होते हैं। जो परजीवी होते हैं वे अपने पोषक जो होते हैं ना, पोषक से क्या करते हैं? भोज्य पदार्थ को डायरेक्ट क्या करते हैं? अवशोषित कर लेते हैं। और जो मृतोपजीवी कवक होते हैं, है ना, मृतोपजीवी कवक होते हैं, वे पाचन एंजाइम स्त्रावित करके, पाचन एंजाइम का क्या करते हैं? स्त्राव करके मृत कार्बनिक पदार्थों का अपचयन करते हैं और भोज्य पदार्थों का घुलनशील बनाकर, भोज्य पदार्थ को घुलनशील बनाकर उनको अवशोषण करते हैं, ठीक है। इन क्या करते हैं? पहले तो पाचन एंजाइम के स्त्राव करते हैं, फिर वो मृत कार्बनिक पदार्थों का उस एंजाइम से अपघटन कर देते हैं। अपघटन करने पर जो भोज्य पदार्थ होता है उसे घुलनशील रूप में बनाकर अवशोषित करते हैं, ठीक है। अगला जो हमारा पॉइंट है, छठा नंबर, ये भोज्य पदार्थों का संग्रहण ग्लाइकोजोन और एक तेल की बूंद के रूप में करते हैं, है ना। भोज्य पदार्थों का संग्रहण ग्लाइकोजोन और तेल के एक बूंद जैसे होती है उस तरीके से वे करते हैं। अगला पॉइंट है, इनकी जो कोशिका में लवकों का अभाव होता है, लवक नहीं पाया जाता, है ना। इनमें प्रजनन अलैंगिक विधि से और लैंगिक विधि दोनों से होती है। 9वां, अलैंगिक प्रजनन जूस्पोर, एकोस्पोर्स एवं बेसिडोयोस्पोर्स द्वारा होता है। जो अलैंगिक प्रजनन होता है, जूस्पोर, एस्कोस्पोर और बेसिडोयोस्पोर
इन द्वारा होता है। ये अपघटन के रूप में कार्य करते हैं। अपघटक के रूप में क्या करते हैं, ये मुख्य कार्य निभाते हैं और पदार्थों के चक्रण में सहायता प्रदान करते हैं। इसके बाद हम उसकी आवाज़ के बारे में थोड़ी चर्चाएं कर लेते हैं। इसका आवाज़ किस प्रकार से होता है। ये जो आवाज़ कवक सर्वव्यापी मौजूद होते हैं ना, सभी जगह मौजूद होते हैं, चाहे वह जल हो, स्थल हो या वायु हो, तीनों जगह ये मौजूद होते हैं, लेकिन परजीवी, सहजीवी और मृतजीवी के रूप में मौजूद होते हैं, है ना। इनके लिए नम अंधेरा स्थान ज़्यादा अनुकूलित होता है, नमी वाला स्थान और जहाँ ज़्यादा अंधेरा हो। लेकिन जो कवक होता है ना, अनेक जो कवक होंगे, लेकिन अनेक जो कवक पौधे होंगे और जंतुओं में रोग उत्पन्न करते हैं। जो कवक होते हैं ऐसे भी होते हैं कि पौधों और जंतुओं में रोग उत्पन्न कर देते हैं। कुछ जो कवक होते हैं शैवालों के साथ सहजीवी रूप से लाइकेन का निर्माण करते हैं, है ना। साथ साथ क्या करते हैं, लाइकेन का निर्माण करते हैं। जो कवक होंगे वह शैवालों के साथ सहजीवी रूप से कार्य करते हुए लाइकेन का निर्माण कर लेते हैं। कुछ कवक विकसित पादपों की जड़ों में सहजीवी रूप से पाए जाते हैं। कई ऐसे पादप होते हैं जिनमें कवक सहजीवी रूप से पाए जाते हैं, जो एक दूसरे से पोषण प्राप्त करते हैं। कवकों तथा जड़ों में सहजीवी रूप को, है ना, जो कवक और जड़ के आपस में जो संबंध होता है उसे माइकोराइजा कहा जाता है। जब कवक किसी पादप के जड़ में मौजूद होकर उसे सहजीवी रूप से पोषण प्राप्त करता है और सहजीवी रूप से पोषण प्रदान भी करता है तो उसे माइकोराइजा कहा जाता है। ठीक है, अगला जो हम पढ़ने वाले उसकी मुख्य संरचना आप देख रहे होंगे यहाँ डायग्राम में कि उसकी संरचना किस प्रकार से है, एक डंठल की प्रकार से, है ना। कवक सरल संरचना वाले जीव हैं, सरल संरचना वाले जीव हैं जिनकी जो शरीर होती है शाखिक तंतुओं का बना होता है। ये पेड़ के शाखाओं की तरह दिखाई दे रहे हैं ना। इन तंतुओं को कवक तंतु कहा जाता है। ये जाल के रूप में पाए जाते हैं जिसे कवक जाल कहा जाता है। ऊपर पढ़े हैं आप। कुछ कवक तंतु के पट्ट पाए जाते हैं, कवक तंतु में पट्ट पाया जाता है अर्थात पट्ट युक्त तंतु कहते हैं, जबकि पट्ट विहीन कवक तंतुओं को पट्टहीन कहा जाता है। जिसमें पट्ट नहीं होता उसे पट्टहीन कहा जाता है। पट्टहीन कवक तंतु बहुकेंद्रीय होते हैं, बहुत सारे केंद्रकों से मिलकर बने होते हैं। पट्टहीन कवक ऐसी स्थिति में समकोशिकीय कवक तंतु कहते हैं। ऐसी स्थिति में इन्हें क्या कहा जाता है, समकोशिकीय तंतु कहा जाता है, अर्थात जिनकी पट्टहीन कवक में बहुकेंद्रीय अर्थात बहुत सारे केंद्रक मौजूद होते हैं उन्हें एक साथ क्या कहा जाता है, समकोशिकीय कहा जाता है। पट्टयुक्त कवकों की प्रत्येक अनुप्रस्थ भित्ति में एक सूक्ष्म छिद्र पाया जाता है ना। पट्टयुक्त जो कवक होते हैं उनके प्रत्येक अनुप्रस्थ भित्ति में एक छोटी सी छिद्र पाई जाती है जिससे दो कोशिकाओं का जीवद्रव्य, है ना, जीवद्रव्य आपस में जुड़ा होता है। दो कोशिकाओं के जो जीवद्रव्य होंगे मौजूद वे एक नली के माध्यम से एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, संपर्क बनाए रहते हैं। ठीक है, कवकों की कोशिकाओं में कवक की जो कोशिका होगी सामान्य रूप से यूकेरियोटिक कोशिका के रूप में, जो यूकेरियोटिक कोशिकाओं में जो कोशिकांग पाए जाते हैं उसी के समान इसमें भी कोशिकांग मौजूद होते हैं। अर्थात कोशिकांग में राइबोसोम पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया, है ना, गोल्गी काय इत्यादि जो पाए जाते हैं, है ना। वे जब यूकेरियोटिक कोशिका मौजूद होते हैं उसी प्रकार से कोशिकाओं के मीन्स कवक की जो कोशिका होगी उसमें भी उसी प्रकार की मौजूद होगी, है ना। लेकिन इसमें हरित लवक क्या होता है, हरित लवकों का पूर्ण अभाव होता है, हरित लवक नहीं पाया जाता। इनके केंद्रक छोटे होते हैं, अर्थात जब हरित लवक नहीं पाया जाता तो इनके जो केंद्रक होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं। कुछ कवक का जब समसूत्री विभाजन होता है, कवकों में जब क्या होता है, समसूत्री विभाजन होता है तब केंद्रीय झिल्ली, है ना, समसूत्री विभाजन होता है तब केंद्रीय जो झिल्ली होती है विलुप्त हो जाती है। विभाजन के समय जो झिल्ली होती है वह क्या होती है, केंद्रकीय झिल्ली विलुप्त हो जाती है। फलतः विभाजन का सभी क्रियाएं केंद्रक के अंदर होता है। जो विभाजन होगा जब भित्ति क्या होगी, झिल्ली हट जाएगी, विलुप्त हो जाएगी तो हर क्रिया केंद्रक के अंदर मौजूद हो जाएगी। ऐसे विभाजन को कैरियोकोरेसिस, है ना, कैरियोकोरेसिस के नाम से जाना जाता है।
जब क्या होता है, कवक में समसूत्री विभाजन होता है, उस समय उसकी जो केंद्रक झिल्ली होती है वो खत्म हो जाती है, अर्थात विलुप्त हो जाती है ना, सॉरी, विलुप्त नहीं होती है ना, विलुप्त नहीं होती है, अर्थात जो समसूत्री विभाजन होगा उसके बाद केंद्रकीय जो झिल्ली होगी उसमें विलुप्तीकरण नहीं होगा, अर्थात वह नहीं हटेगा, विलुप्त नहीं होगा। फलतः विलुप्त जब नहीं होगा तो उसमें विभाजन की क्रिया केंद्रक के अंदर होगी, है ना। ऐसी क्रिया को क्या कहा जाता है, कैरियोकोरेसिस कहा जाता है ना, कैरियोकोरेसिस कहा जाता है। कवक कोशिका के चारों तरफ काइटिन की बनी एक भित्ति पाई जाती है। जो कवक की कोशिका होती है उसके चारों तरफ काइटिन की बनी एक भित्ति पाई जाती है। कवक की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज, कवक की जो कोशिका भित्ति होगी उसके सेल्यूलोज तथा कुछ सेल्यूलोज काइटिन दोनों की बनी होती है ना। कुछ जो होते हैं सेल्यूलोज और काइटिन के बने होते हैं, अर्थात जो कोशिका ओनली ऑन सेल्यूलोज की भी बनी होती है, लेकिन कुछ ऐसे कवक होते हैं जिनमें सेल्यूलोज और काइटिन दोनों मौजूद होते हैं, ठीक है। इनकी कुछ ऐसी रचनाएं, विशिष्ट रचनाएं हैं। कवक के तंतु अलग अलग होते हैं, लेकिन कभी कभी ये समूहबद्ध होते हैं, समूहों में होते हैं, जो एक विशिष्ट रचना का निर्माण करते हैं, जो हम अभी देखेंगे, ठीक है। पहला जो पॉइंट है वह है राइजोमार्फ, है ना। राइजोमार्फ ये किस प्रकार से है कि इसकी जो रचना में कवक तंतु आपस में मिलकर धागे जैसी रचना बनाते हैं। कवक तंतु आपस में जुड़ जाएंगे और धागे के समान क्या होते हैं, संरचना का निर्माण करते हैं। इसे राइजोमार्फ कहा जाता है, ठीक है। जो कवक तंतु होंगे आपस में जुड़कर क्या के निर्माण करते हैं, धागे जैसी संरचना निर्माण करते हैं, इसे राइजोमार्फ कहा जाता है। यह भूमि के अंदर मौजूद होती है। दूसरा, स्ट्रोमा। इन संरचना में जो कवक तंतु होंगे, है ना, इस संरचना में जो कवक तंतु मौजूद होगा वो फलनकाय, अर्थात फल के शरीर के आकार का रूप ले लेता है, अर्थात फल के तरह वह अपने आकार कर लेता है। फलनकाय, है ना, के रूप ले लेता है, इसे फलनकाय कहा जाता है, ठीक है। को क्या कहा जाता है, उसे ही स्ट्रोमा कहते हैं। जो फलनकाय होता है वह स्ट्रोमा कहलाता है। तीसरा, स्क्लेरोसियम। स्क्लेरोसियम क्या है, स्क्लेरोसियम, इसकी जो इसमें जो कवक तंतु मौजूद होगा, है ना, कवक तंतु उलझकर दृढ़ गद्दी के समान रचना बनाती है। जो एक कड़ा गद्दा होता है उसमें इस तरीके से जाल बिछी रहती है, उसी प्रकार से कवक जो तंतु होंगे ऐसे दृढ़, है ना, कठिन कठोर गद्दी के समान एक रचना बना लेते हैं, जिसे स्क्लेरोसियम कहा जाता है, ठीक है। अगला पॉइंट, प्लेक्टेनकाइमा। प्लेक्टेनकाइमा, इस संरचना में कवक जो तंतु होंगे वह ढीले रूप से एक दूसरे के पास पास स्थित होंगे, है ना। उनमें जो आपस में कड़ाई मौजूद नहीं होगी, दृढ़ नहीं होंगे, वे एक दूसरे से आपस में सटे होंगे, पास पास स्थित होंगे। और जब वे स्थित होंगे तो एक विचित्र, है ना, एक संरचना का निर्माण होगा। जब कवक तंतु समांतर रूप में, अर्थात एक के पीछे एक, एक के पीछे एक, है ना, एक समान रूप में, समांतर रूप में तथा समान दूरी पर तब स्थित होंगे, तब इनकी जो संरचना होगी प्रोसेनकाइमा कहलाती है। जब वे क्या होते हैं, समांतर रूप में व्यवस्थित होते हैं तो प्रोसेनकाइमा कहलाती है। लेकिन जब ये कवक तंतु आपस में उलझकर मृदु तक के समान रचना बना लेती हैं तो उसे स्यूडोपेरेनकाइमा कहा जाता है। स्यूडोपेरेनकाइमा कहा जाता है, ठीक है, स्यूडोपेरेनकाइमा कहते हैं। इसके बाद हम इसके पोषण का मुख्य रूप से आज पढ़ने वाले हैं। पोषण किस प्रकार से होती है, तो पोषण किस प्रकार से होती है, हरित लवक की अनुपस्थिति के कारण विषमपोषी पोषण होता है। इसमें हरित लवक नहीं पाया जाता, है ना, इसलिए इसमें क्या होता है, विषमपोषी पोषण पाया जाता है और दूसरे पदार्थों को अपना भोजन एक विशेष विधि द्वारा प्राप्त करते हैं। दूसरे जो पदार्थ होंगे उनसे अपना जो भोज्य पदार्थ होगा, पोषण को क्या करते हैं, अलग अलग विधियों से प्राप्त करते हैं। इनमें एक विशेष प्रकार की तंतु पाई जाती है जो पोषक पौधे होंगे उनके शरीर में घुसकर, है ना, उसके अंदर चले जाकर
चूसक अंग का निर्माण करके वे क्या करते हैं, चूसक क्या करते हैं, अंदर की पोषक पदार्थों को चूस लेते हैं, उसे क्या कहते हैं, चूसक कहा जाता है। ये चूसक जो तंतु होते हैं, है ना, उसके द्वारा अपने पाचक विकिरणों को स्त्रावित करता है ना, पाचन करने वाला जो एंजाइम है उसका स्त्रावण करता है, तो बाहरी माध्यम में जाकर जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थों में परिवर्तित कर देता है। जब वह पाचन एंजाइम स्त्रावित करता है तो वह जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थों में तोड़ देता है। इस प्रकार से जिनका अवशोषण चूसक कवक तंतु द्वारा किया जाता है, जब वह जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थों में तोड़ता है, उसके बाद वह चूसक कवक तंतु द्वारा वह अवशोषित कर लेता है। अर्थात जो इनमें बाह्य कोशिकीय पाचन पाया जाता है, अर्थात बाह्य कोशिकीय पाचन पाया जाता है। कुछ कवक दूसरे जीवों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है, परजीवी कहा जाता है ना। दूसरे पौधों से क्या करते हैं या दूसरे जीवों से भोज्य पदार्थ को प्राप्त करते हैं, उसे परजीवी कहते हैं। कुछ कवक दूसरे जीवों को नुकसान पहुंचाए बिना उससे पोषण प्राप्त कर लेते हैं। दूसरे जीवों को बिना नुकसान पहुंचाए उन्हें क्या करते हैं, उनसे पोषण प्राप्त करते हैं। इसे सहजीवी अर्थात उससे कुछ पोषण लेकर उन्हें जो आवश्यकता होती है उन्हें प्रदान करते हैं। जिस प्रकार मटर के पौधों में राइजोबियम नामक एक कवक पाया जाता है, जीवाणु पाया जाता है, वह इस प्रकार से होता है कि उससे वह पोषण प्राप्त करता है उस पौधे से, और स्वतंत्र वायुमंडल की नाइट्रोजन को उस पौधे को प्रदान करता है ना। इस प्रकार से वह सहजीविता जीवन जीता है। जबकि कुछ जो कवक होंगे वे सड़े गले मृत कोशिकाओं से अपना पोषण प्राप्त करते हैं, उन्हें मृत जीवी कहा जाता है। परजीवी रूप में होने पर ये अनिवार्य रूप से या विकल्पित परजीवी या अविकल्पित, है ना, मृतोपजीवी हो सकते हैं। अनिवार्य परजीवी वे परजीवी होते हैं, ध्यान सुनिएगा, अनिवार्य परजीवी वे परजीवी होते हैं जो केवल परजीवी रूप में अपना जीवन यापन करते हैं, जैसे सिस्टोपस या पक्सिनिया, है ना। जबकि जो पोषण की मृत्यु हो जाती है, पोषक की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, ये पोषकों में चले जाते हैं। विकल्पित परजीवी वे परजीवी होते हैं जो मृतोपजीवी की भांति जीवन यापन करते हैं, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां होती हैं उसके अनुसार ये अपना जीवन यापन परजीवी रूप में ही कर लेती हैं, जैसे पाइथियम या फ्यूजेरियम, है ना। विकल्पित मृतोपजीवी क्या है, तो विकल्पित मृतोपजीवी वे परजीवी हैं जो आवश्यकता पड़ने पर कुछ समय के लिए मृतोपजीवी के रूप में जिंदा रहते हैं। कुछ ऐसे आवश्यकता पड़ती है, अनुकूल परिस्थितियां आती हैं जिनमें मृतोपजीवी जो जीव होंगे वह मृतोपजीवी रूप से जिंदा रह लेते हैं, जैसे ट्रेफाइना या स्मर, है ना। इस प्रकार से होगी। अब हम पढ़ेंगे उसके वृद्धि के बारे में। वृद्धि, कवक भी अन्य जीवों के समान क्या करती है, जीवद्रव्य पदार्थों की वृद्धि करती है। कवक भी अन्य जीवों के समान जो जीवद्रव्य होता है उन पदार्थों का वृद्धि करता है, कोशिका विभाजन के द्वारा भी वृद्धि करता है ना। वृद्धि की दृष्टि से एक कवक के जीवन काल को दो अवस्थाओं में बांटा गया है। वृद्धि की दृष्टि से देखा जाए तो एक कवक को की जीवन काल है उसे दो अवस्थाओं में डिवाइड किया गया है। पहला वर्धी अवस्था जिसे स्वांगीकरण अवस्था कहा जाता है, और जनन अवस्था। वर्धी अवस्था में कवक पोषक तत्वों का अवशोषण कर वृद्धि करता है। वर्धी प्रजनन में क्या करता है, जो कवक होगा वो पोषण तत्वों का अवशोषण करेगा, अवशोषण करके वह वृद्धि प्राप्त करता है, वृद्धि करता है। सामान्यतः इस अवस्था में ये जो माध्यम के अंदर होने के कारण इन्हें दिखाई नहीं देती, है ना। उनके अंदर यह सभी क्रियाएं होने के कारण वह दिखाई नहीं देती। वर्धी अवस्था के बाद जनन अवस्था आती है, जिनमें
ये माध्यम से बाहर आकर जनन संरचना या फलन काय का निर्माण करते हैं। तो माध्यम से बाहर आकर जनन संरचना या फलन काय का निर्माण करते हैं। इस प्रकार से इन्हें सरलता से देखा जा सकता है। जब इनमें जनन काय या बाहर आकर जब ये माध्यम से बाहर जब आ जाते हैं तो उस प्रकार की जो संरचना या जनन संरचना का निर्माण करते हैं, तो इन्हें सरलतम रूप से देखा जा सकता है। फलन काय निर्माण के समय इन्हें जनन संरचनाएं या कोशिकाएं या बीजाणु बनते हैं, है ना। इनसे क्या बनते हैं, जब फलन का निर्माण होता है उस समय इनसे जनन संरचना का निर्माण होता है या कोशिकाओं का या बीजाणु का निर्माण होता है। आज के वीडियो में बस इतना ही। हम अगला पढ़ेंगे उसकी जो जनन प्रक्रिया के बारे में, है ना। इसकी जो जनन है वो किस प्रकार से होती है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।